हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू इवेंट्स, इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आती है, और एक्सपीरेशन के दौरान एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। सो प्रॉपर मैकेनिज्म समझने से पहले हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो टू सेट ऑफ मसल्स एंड थोरेसिक चैम्बर के बारे में। थोरेसिक चैम्बर इज मेड बाय sternum ventrally, laterally by ribs, dorsally by vertebral column, and on the lower side by diaphragm। तो ठीक है, जो थोरेसिक चैम्बर है जो हमारा वो वेंट्रली स्टर्नम से, लेटरली बाय रिब्स, और जो हमारी डोर्सल साइड है वो वर्टेब्रल कॉलम से बनी होती है, और लोअर साइड बाय डायफ्राम। और अब हम बात करते हैं सेट ऑफ मसल्स विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग के बारे में। वो मसल्स हैं तो डायफ्राम मसल्स। जो डायफ्राम की मसल्स हैं उसको हम डायफ्राम मसल्स कहते हैं, और दूसरी है इंटरकोस्टल मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स आगे दो टाइप की होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन में। तो इसमें भी टू इवेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इसके दौरान वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाती है, और हमें पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुई है थोरेसिक चैम्बर की तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि लंग्स में प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसके कारण अब प्रेशर ग्रेडियंट इज जनरेटेड। अब प्रेशर ग्रेडियंट से क्या होगा कि जो एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, रिजल्टिंग कि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगी। जैसे इस वे में, इसके लिए आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले एक्सटर्नल नेयर्स में जाएगी, पाथवे फॉलो करेगी, नेजल चैम्बर, देन इंटरनल नेयर्स, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, bronchioles, then alveolar duct, and then finally to the alveoli of the lungs। कि थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुई? तो इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और कुछ मसल्स की रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल, याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और रिलैक्सेशन होती है एब्डोमिनल मसल्स की। इसके दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान, रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। डायफ्राम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? तो हम बात करेंगे सबसे पहले डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन पे।
diaphragm muscles contraction leads to the lowering of diaphragm and make it flat in shape. Thus increases the volume of thoracic chamber in interior posterior साइड। तो क्या होता है कि डायफ्राम मसल की कॉन्ट्रैक्शन से क्या जो हमारा डायफ्राम है वो लोअर हो जाता है, और यूजुअली डायफ्राम जो है डोम शेप में होता है। डायफ्राम मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने से डायफ्राम जो है फ्लैट शेप हो जाता है, और फ्लैट शेप होने से उसकी वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड से। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो हमारी स्टर्नम और रिब्स है वो थोड़ी बाहर को और ऊपर को उठ जाती हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल intercostal muscles lifts up the sternum and ribs upward and outwards, thus increase the volume of thoracic chamber in dorsal वेंट्रल एक्सिस। अब सेकंड हम देखेंगे रिलैक्सेशन ऑफ द अब्डोमिनल मसल्स। हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से किस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से कैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वैसे क्या हुआ कि जो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन हुई थी जिसके कारण लोअरिंग हुई थी डायफ्राम की, उसके कारण क्या हुआ था, अब्डोमिनल मसल्स अब्डोमिनल ऑर्गन्स कंप्रेस हो गए थे। तो ये कंप्रेशन किसकी हेल्प से हुआ था, अब्डोमिनल मसल्स के रिलैक्स होने से। सो relaxation of the abdominal muscles allow the compression of abdominal organs by the contraction of diaphragm। ठीक है, तो चलिए इंस्पिरेशन के दौरान जैसे कि हमने पढ़ा, ये सबसे पहले हमारा एक थोरेसिक चैम्बर है जो कि डोर्सली हमने देखा वर्टेब्रल कॉलम से बना होता है, वेंट्रली स्टर्नम से और लेटरली रिब्स से। यहाँ पे रिब्स शो नहीं है बट इट लेटरली फॉर्म्ड बाय द रिब्स और वेंट्रली बाय स्टर्नम। तो ये हमारी एक थोरेसिक चैम्बर है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जिससे ये फ्लैट शेप हो जाता है डायफ्राम। सो डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप। सो ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है, ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है। अब इसके फ्लैट होने से हमारी जो थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम है वो इंटीरियर पोस्टीरियर साइड से इंक्रीज करती है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, जो रिब्स एंड स्टर्नम है इधर को अपवर्ड हो जाती हैं और आउटवर्ड हो जाती हैं, जिसके कारण डोर्सल वेंट्रल एक्सिस से थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। और वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर जो है कम हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है और बाहर की एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो सबसे दो चीज़ें हुई, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है वो इंटीरियर पोस्टीरियर साइड से वॉल्यूम इंक्रीज हुई। फिर रिब्स एंड स्टर्नम, ये देखो यहाँ पे रेज हो गई। किसकी कॉन्ट्रैक्शन, किससे रेज हुई है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से, जिसके कारण ये थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो गया है, ये वॉल्यूम। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सपीरेशन के बारे में। एक्सपीरेशन में भी सेम वही, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज हो जाती है, जिससे हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, जिसके कारण इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज हो जाता है। ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, स्लाइटली अबव द
एटमॉस्फेरिक एयर, जिससे क्या होता है, एयर जो है वो रिलीज हो जाती है एल्वेलाई से बाहर की ओर इन द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न क्या है देखिए, ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया टू लैरिंक्स, फेरिंक्स, इंटरनल नेयर्स, नेजल चैम्बर टू द एक्सटर्नल नेयर से टू द एटमॉस्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज कैसे होती है, इनमें भी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है। किस तरह से, देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स and the contraction of internal intercostal muscles। तब सबसे पहले रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम मसल्स के रिलैक्स होने से क्या होता है, डायफ्राम जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, दैट इज इट बिकम्स डोम शेप्ड। सो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम muscles leads it back to its normal position, that is dome shape। The contraction of internal intercostal muscles से क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन से जो हमारी रिब्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं, जिससे कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स pulls the ribs and sternum inwards and downward to its normal position, resulting in decrease in the volume of thoracic chamber। और जैसे कि मैंने पढ़ाया कि अब यहाँ पे डायफ्राम मसल्स रिलैक्स हो चुकी हैं, उनके रिलैक्स होने से क्या हुआ है, डायफ्राम अगेन अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला गया है, दैट इज़ डोम शेप्ड। तो ये डोम शेप बन गया है और हमारी रिब्स कंट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से क्या हुआ है कि रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ गई हैं, जिसके कारण थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है। प्रेशर जो है इंक्रीज़ हुआ है, स्लाइट इंक्रीज़ हुआ है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो थोड़ा कम है, जिसके कारण से लंग्स के अंदर से जो एयर है एक्सपेल्ड हो गई है। सो एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स टू द आउटसाइड। ऑन एन एवरेज क्या होता है, जो हेल्दी ह्यूमन है वो ब्रीथ करता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट।